लास्ट वीडियो में कुछ व्यूवर्स के क्वेश्चंस आए, उन क्वेश्चंस का जवाब जानने के लिए हम फिर से मिस्टर धर्मेंद्र जी के पास आए हैं। क्वेश्चंस में ये था कि लोगों को कंफ्यूजन रहती है, हम रेडी टू मूव में जाएं या न्यू लॉन्चेस में जाएं। न्यू लॉन्चेस में जाएं तो हम क्यों जाएं या फिर क्यों नहीं जाएं, वो सब सारी चीजें, या फिर रेडी टू मूव में जाएं तो क्यों जाएं या फिर क्यों नहीं जाएं, उन सभी का जवाब जानने के लिए धर्मेंद्र जी से हम मिले हैं। तो सर बताइए कि ऐसे मतलब क्या फैक्ट है कि हमें रेडी टू मूव में जाना चाहिए या न्यू लॉन्चेस में जाना चाहिए, जिससे हमारे जो कस्टमर है उनको घर लेने में थोड़ा सा आसानी रहे। देखिए मोहित जी, अगर आप काफी फैक्टर्स उस फैक्टर्स पे पॉइंट टू पॉइंट अगर कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा। पहला, प्राइस। ओके। आपको जो अभी कोई भी आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं, जिस साइज की आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं, उस साइज की अगर आप न्यू लॉन्च के अंदर देखते हैं तो आपको उससे कंपेरिजनली सस्ती मिलेगी रेडी टू मूव के मुकाबले। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं रेडी टू मूव जो है वो आपको थोड़ी महंगी मिलेगी? थोड़ी सा महंगी मिलेगी, क्योंकि जिस बंदे ने प्री लॉन्च में उसमें इन्वेस्ट कर दिया है वो एक अपना प्रॉफिट बुक करना चाहता है और वो एक अच्छा अप्रिशिएशन हैंडसम अमाउंट आपसे चार्ज करेगा। दूसरा, आपको अपनी चॉइस के फ्लोर, आपकी चॉइस की व्यू, आपकी चॉइस की सोसाइटी मिलना चैलेंजिंग है, मार्केट में अवेलेबल है नहीं है। आप वास्तु को मानते हो, न्यूमेरोलॉजी को मानते हो, तो भी आप उस ऑप्शंस पे जाना बहुत चैलेंजिंग रहेगा। तो मतलब रेडी टू मूव में वो सब चीजें नहीं मिल सकती, नहीं, हमें अपनी पसंद का घर नहीं, बहुत चैलेंजिंग रहेगा। आपको कहीं ना कहीं चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बट रेडी टू मूव के अंदर में वो ऑप्शंस आपको, जब न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट होता है, प्री लॉन्च पे प्रोजेक्ट चल रहा होता है, तो वो सारे ऑप्शंस आपके पास ओपन होते हैं, आप अपनी चॉइस से चूज कर सकते हो। ओके। तो मैं जानना चाहता हूं कि भाई मतलब अगर हम जैसे कि टाइम्स की बात करें कि हमें जो अपनी पेमेंट है वो हम कितने टाइम में कर सकते हैं रेडी टू मूव में, फिर हम न्यू लॉन्चेस में जाते हैं तो रेडी टू मूव में मैक्सिमम आपको 3 मंथ्स का पेमेंट टाइम मिलता है मैक्सिमम, जिसके अंदर में आपको अपनी पेमेंट्स कंप्लीट देनी होती है। अगर आपका सेल्फ फंड है तो बहुत अच्छा है, अगर आपका सेल्फ फंड नहीं है तो बहुत बड़ा चैलेंज और रिस्क फैक्टर वहां पे भी आ जाता है। आपको घर तो जरूर मिल गया, लेकिन जो ईएमआई का बर्डन होता है वो बहुत हैवी रहता है। वो उसको कैसे आप मिटिगेट करोगे, वो आपको एक बार फाइनेंशियल अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। वहीं पे अगर आप जाते हैं न्यू लॉन्च के अंदर तो उसमें फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान होते हैं, जैसे 1090 का सब्वेंशियल पेमेंट प्लान हो गया, या 25 25 25 25 हो गया, डिफरेंट जो भी 30 30 30 10 का पेमेंट प्लान हो गया। वो एक आपको रिलैक्स देते हैं नेक्स्ट पेमेंट को आने तक। यहाँ पे आपको 100% अपनी पेमेंट पहले ही करनी पड़ती है। और अगर आप उसकी सही से कैलकुलेशन लगाएंगे 5 साल बाद, तो जो प्रॉपर्टी आपने रेडी टू मूव में खरीदी है और जो न्यू लॉन्च में खरीदी है, तो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी आपको ज्यादा नहीं तो 50 से 60% महंगी लगेगी। क्यों? क्योंकि एक उस अमाउंट का हैंडसम आप ब्याज लगा चुके हो, दे चुके होंगे। उसके बदले में आपने क्या हुआ, आपने सिर्फ थोड़ा सा रेंट बचाया है। उस रेंट को आप कैलकुलेशन करेंगे तो 5 साल में आप मोस्टली ज्यादा से ज्यादा आप रेंट पे करेंगे 25 लाख रुपए। बट यहाँ पे आप एक अमाउंट का इंटरेस्ट और अप्रिशिएशन जो है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। ओके। तो ये तो चलो एक बहुत अच्छी बात है, आपने जैसे बताया कि भाई अगर हम न्यू लॉन्चेस में जाते हैं तो हमें मतलब ना कोई ईएमआई देनी होती ना कुछ, मतलब हमें एक इजी पेमेंट प्लान मिल जाते हैं। बट अगर वही हम रेडी टू मूव की बात करते हैं तो हमें 2-3 महीने के अंदर अपना कंप्लीट जो है पेमेंट करनी होती है, तो मतलब उसमें हमें टाइम मिल जाता है। तो बस मैं एक अगला जो क्वेश्चन है मैं वो जानना चाहूंगा आपसे, जो लोगों ने पूछा है, जो हम कस्टमाइज अगर हम अपने घर करना चाहें तो कस्टमाइज हम रेडी टू मूव में कर सकते हैं या न्यू लॉन्चेस में हम अपने तरीके से? देखो, रेडी टू मूव के अंदर में आप थोड़ा बहुत अपना कुछ इंटीरियर चेंज कर सकते हो, कस्टमाइज आप नहीं कर सकते हो। बट आप जैसे न्यू लॉन्च में जाते हो तो उसमें कुछ ऑप्शंस आपको कस्टमाइज के ऑप्शंस मिल जाते हैं। कुछ अगर कस्टमाइज के ऑप्शन नहीं मिलते तो आपको दूसरा प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है कि इस प्रोजेक्ट में आपको अपने कस्टमाइज या आपके जो थॉट प्रोसेस है सेम उस तरह का कुछ घर आपको मिल जाए। जैसे क्रॉस वेंटिलेशन हो, एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट हो, वास्तु का कंप्लायंस हो, आपका पाउडर रूम आजकल मैंडेटरी सब लोगों को एक फील होता है, घर में गेस्ट आ गया और उसको बेडरूम में टॉयलेट इस्तेमाल करने के लिए जाना पड़ता है। अगर आपके लिविंग डाइनिंग एरिया में पाउडर रूम होगा तो वो इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो VR VAC आजकल मिल जाती है, वो ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। मॉड्यूलर किचन की आपको मिल जाती है, सर्वेंट रूम का जो एक्सेस है वो उसको मिल जाता है। जब आप अपने घर के अंदर में कोई डिलीवरी या कुछ देने के लिए आता है, जो प्राइवेसी होती है वो मिल जाती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आप अगर कंपेयर करेंगे तो प्री लॉन्च के अंदर बहुत बेनिफिशियरी आपके लिए रहते हैं।
ओके। तो मैं अगर सबसे बड़ी बात मैं कहूँ कि भाई जैसे कि हम अपना प्री लॉन्च के अंदर जाते हैं जैसे आप बता रहे हो, तो उसके अंदर जो डिलीवरी का टाइम रहता है वो मेनली अगर हम हाई राइज की बात करें तो उसमें कितना रहता है जो डिलीवरी अगर हम लेना चाहें तो? डिलीवरी देखो अप टू 30 फ्लोर के आसपास है तो आपको 4 साल के आसपास में डिलीवरी टाइम लग जाएगा, या 4.5 भी लग सकते हैं, बट मैक्सिमम 5 साल में आपको सारे ऑन पोजीशन मिल जाती है। तो ऐसा डिलीवरी का कोई रिस्क नहीं है। दूसरा, अपने पेमेंट में बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होता है जब आप उसको 5 साल बाद उसकी कैलकुलेशन आप निकालते हैं तो। ओके। तो मैं एक छोटी सी चीज और कंफ्यूजन फिर इसमें रहेगी लोगों को कि भाई अगर हम मान लीजिए न्यू लॉन्चेस में जाते हैं तो वो चीजें हमें पैसा जैसे आज देना पड़ रहा है बट हमें चीज नहीं मिल रही है, तो हमें एक रिस्क रहता है, एक हाई रिस्क हमें रहता है कि भाई हमें चीज जो है टाइम पे मिले या नहीं मिलेगी, तो मतलब उस रिस्क में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, रिस्क पहले रिस्क फैक्टर ज्यादा थे, अभी तो सारा मिटिगेट गवर्नमेंट ने कर दिया है रिस्क को। एक सही तरीके से रेरा अपना काम कर रहा है। जैसे एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है उसके अंदर सारी टर्म एंड कंडीशन पहले होती है। 10% आप जब आप पेमेंट करते हो उस टाइम पे आपकी एक बीबीए एग्रीमेंट बनता है। बीबीए एग्रीमेंट के अंदर सारी चीजें लिखी होती हैं। वो एग्रीमेंट ऑलरेडी रेरा के द्वारा वेट किया हुआ था। उसके अंदर आप चेक करो कि आपको जो ऑप्शंस प्री लॉन्च पे जो लोग आपको कमिट कर रहे हैं वो ऑप्शंस वहां पे अवेलेबल हैं नहीं है, आपके बीबीए के अंदर लिखे हुए हैं नहीं लिखे हुए। अगर वो आपके बीबीए के अंदर हैं तो फिर आपका रिस्क हो गया खत्म। फिर रिस्क बचता है रेरा का। रेरा मॉनिटरिंग करके उस प्रोजेक्ट को टाइम से डिलीवर कराए। सो ये जो रेरा है, ये रेरा क्या चीज है, मतलब मैं वो एक बार जानना चाहता हूँ। देखो, रेरा रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो रियल स्टेट को मॉनिटर करती है कि आप किस तरह का प्रोजेक्ट लेके आओगे, क्या आपकी प्लानिंग है डेवलपमेंट की, कितने टाइम में आप इस प्रोजेक्ट को डिलीवरी करोगे, कैसे आपकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी रहेगी, कैसे आप कस्टमर से पेमेंट लोगे। वो सारी चीजें वहाँ टर्म डिसाइड होती हैं। उसी के बाद उस टर्म पे रेरा को लगता है कि बिल्डर ने सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिए हैं, एक अच्छी विल है, तभी उसको रेरा प्रोजेक्ट को इशू होता है। उस रेरा इशू होने के बाद में आप सेफ हैं। क्यों? क्योंकि जो भी पेमेंट आपने पे की है वो एक एस्क्रोस अकाउंट के अंदर जाती है। एस्क्रोस अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो रेरा के साथ रजिस्टर्ड होता है, और उसी प्रोजेक्ट की जितनी भी पेमेंट आप लोगों से ली जाएंगी वो सारी की सारी उसके अंदर ही उनको डालनी है। उसी अकाउंट के फिर दो हिस्से बन जाते हैं। एक बन जाता है प्रोजेक्ट के लिए जिसमें 70% अमाउंट आप सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में लगाएंगे, और 30% एक अमाउंट बचती है जो बिल्डर को अपने कॉर्पोरेट या मार्केटिंग एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करनी है, वो उसमें से इस्तेमाल कर सकता है। सो पहले एक फाइनेंशियल प्लानिंग बन चुकी है। एक बिल्डिंग को बनाने के लिए एक एस्टिमेटेड कॉस्ट बन चुकी होती है, वो रेरा में सबमिट की होती है। उसी के आधार पर बिल्डर अपना एक प्रोजेक्ट लेके आता है। उस कॉस्ट को एनालिसिस करके हर क्वार्टरली वो एक रिपोर्ट सबमिट करता है कि इस क्वार्टर में हमें इतने पैसे कस्टमर से मिले हैं, इतने पैसे हमने यहाँ पे इस्तेमाल किए। उसके उन कंपनी का जो सीए है, सीएफओ है, वो उसको सर्टिफाइड करता है और रेरा में सबमिट करता है। साथ साथ रेरा के साथ रजिस्टर्ड सीए फर्म है, वो भी उनको वेट करनी मैंडेटरी है। यानी कि कोई एक ऐसी फर्म उनको हायर करनी पड़ेगी जो रेरा के साथ रजिस्टर्ड है, फिर वो उसको वेट करेगी और वेट करने के बाद वो रिपोर्ट सबमिट होगी। सेम अगर बात करें हम क्वालिटी का, आपको अगर इस कहीं पे डाउट लग रहा है कि क्वालिटी के साथ कहीं पे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, तो आजकल वो भी नहीं है। जब से एक इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से गवर्नमेंट ने एक और नया क्लोज एड ऑन किया है कि हर क्वार्टरली आपकी ऑडिट का क्वालिटी ऑडिट होगी, उस क्वालिटी ऑडिट की आपको रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। सेम प्रोसेस वही है कि आपका एक चीफ इंजीनियर जब प्रोजेक्ट मैनेजर है वो उसको रिपोर्ट को साइन करेगा, किसी एक्सटर्नल अथॉरिटी से उसकी वेरिफिकेशन करवाएगा। एक एक्सटर्नल अथॉरिटी जो रेरा में रजिस्टर्ड है वो आपकी रिपोर्ट और सैंपल को चेक करेगी। अगर वो उस पर एग्री है तो फिर वो अपना सर्टिफिकेट इशू करेगी, फिर वो रेरा में सबमिट करेगा। ऐसा ही एक प्लान है कि आपका प्रोजेक्ट कहीं डिले नहीं हो जाए। अगर आपका प्रोजेक्ट के आपने प्री कास्टिंग दी हुई है कि इस क्वार्टर के अंदर हम यहाँ टारगेट पे जाएंगे, इस क्वार्टर पे हम इस टारगेट पे जाएंगे, उसको भी रेरा की एक अथॉरिटी होती है, वो उसको मॉनिटर कर रही होती है। पहले क्वार्टर का काम आपने पूरा किया, कंप्लीट किया, नहीं किया, डिले है तो क्यों डिले है, फिर आपको फंड के लिए आगे परमिशन देगी या नहीं देगी, उन सारी चीजों के ऊपर बिल्डर से क्वेश्चनिंग की जाती है। तो इसलिए कोई भी बिल्डर नहीं चाहता कि कहीं पे भी वो प्रोजेक्ट्स को डिले करे, क्योंकि डिले करने के बाद हर एक मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, उसकी वजह से उसका प्रॉफिट कम हो जाता है। तो अब बिल्डर के ऊपर रेरा अथॉरिटी है
प्लस उसका अपना प्रॉफिट कम होता हुआ दिख रहा है, तो हर एक बिल्डर अपना प्रोजेक्ट टाइम पे एज पर कमिटमेंट डिलीवर कर रहा है। ओके, तो मतलब अगर हम न्यू लॉन्चेस में जाते हैं तो हमें बहुत सारे बेनिफिट मिल जाते हैं। एक जो रिस्क हमें रहता था पहले वो हमारा खत्म हो गया रहने के बाद। बट एक छोटा सा एक लास्ट क्वेश्चन और हमारा बचता है कि जो इसके अंदर हमें रिटर्न मिलता है न्यू लॉन्चेस के अंदर, या फिर हमें अगर रेडी टू मूव की बात करें तो रिटर्न में हमारा क्या डिफरेंस रहता है इनमें? देखो, अगर आपने रेडी टू मूव किया है, में इन्वेस्ट किया है, आप चाहे इस्तेमाल कर रहे हो उसको, तो आपने 2 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीदा है, तो आपने 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं, उसके ऊपर आपको रिटर्न मिला 2.5 करोड़ भी लोगे तो 50 लाख रुपए का, यानी कि 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके आपका प्रॉफिट हुआ 50 लाख रुपए। वो अगर आप न्यू लॉन्च पे इन्वेस्ट किया है और आपने पहले 30% पेमेंट कंप्लीट किया है, 30% पेमेंट के बाद सुपर स्ट्रक्चर की पेमेंट से पहले अगर आप एग्जिट करते हैं तो आप उससे डबल प्रॉफिट बुक करेंगे। यानी कि जो प्रोजेक्ट प्री लॉन्च के ऊपर 2 करोड़ का था, उस टाइम पे वो प्रोजेक्ट 3 करोड़ का हो चुका है। 2 करोड़ के अंदर 30% आपने सिर्फ 70 लाख रुपए पे किए और आपकी प्राइस अप्रिशिएट 1 करोड़ रुपए हो चुकी है। तो आप 1 करोड़ रुपए का अप्रिशिएशन लेंगे 70 लाख रुपए के ऊपर। तो जब आप इसको मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन में आप समझेंगे तो यहाँ पे आपके इन्वेस्टमेंट का 150 गुना हो जाएगा अमाउंट, वहां पे आपके इन्वेस्टमेंट का 25 गुना ही होगा। तो वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हैं तो आपको प्री लॉन्च में ही जाना चाहिए। ओके, तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जहां मैं रेडी टू में पूरी पेमेंट एक साथ करके रिटर्न जो आपका रिटर्न कमाता हूँ, वही मेरे को न्यू लॉन्चेस में कुछ ही पेमेंट करके कुछ ही परसेंटेज देके बिल्कुल उससे ज्यादा हमें रिटर्न मिलता है। एब्सोल्युटली। ओके, तो धर्मेंद्र जी काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छी आज आपने जानकारी दी है। तो मतलब जो जिस तरह से धर्मेंद्र जी ने बताया हमें न्यू लॉन्चेस में ही जाना चाहिए, तो चाहे हम अपने लिए घर खरीद रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देख रहे हैं तो न्यू लॉन्चेस में ही लें, इसमें बहुत सारे फायदे आपको मिल जाते हैं। तो बाकी हम जानते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।